गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 22 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं और पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और यूट्यूब पे जाके चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर वाइज कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर उनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो जेस पेपर वन की बात करें तो किजादी आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है। फिर इसके अलावा कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थक्वेक पे। और इस साल के अंत में चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा कर्नाटका में धर्मस्थला में जो मिस्टीरियस डेथ हुई है उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है, तो उस पे डिटेल में आर्टिकल है। फिर इंडिया में जो वोटिंग का राइट है, जो राइट टू वोट है, उसका क्या लीगल स्टेटस है। सुप्रीम बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो उस पे सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया कि अभी फिलहाल में राइट टू वोट का क्या लीगल स्टेटस है। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के रिमूवल के लिए रोज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो है वो मोशन ले आया गया है और जितने मेंबर्स की जरूरत होती है साइन करने की उन्होंने कर दिया है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जितने भी एक्यूज थे उनको एक्विट कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर जो है वो उनके अगेंस्ट सबूत नहीं थे। फिर संजय कौल को अपॉइंट किया गया है गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ। इसके अलावा एलआईसी की एक स्कीम है बीमा सखी योजना, और किस तरह से टेलीविजन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, ये साइंस टेक से रिलेटेड है, इसको हम देख लेंगे। फिर निसार सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, लॉन्च होगा 30 जुलाई को, और ये एक जॉइंट वेंचर है इसरो और नासा का, तो इसे हम देखेंगे। और स्पोर्ट्स की अगर बात कर लें तो अनुष अग्रवाल और नारायण कार्तिकेयन से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहले किजादी आर्कियोलॉजिकल साइट। किजादी एक एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मदुरई से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे संगम एज के जो है वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, खुदाई हुई है वहां पे, और काफी पुराने ये सारी जो खुदाई में चीजें मिली हैं ये है। और कार्बन डेटिंग एनालिसिस में बताया गया है कि जो साइट जो डिस्कवर किया गया है ये करीब 2000 साल से भी पुराना ये है, और ये तमिल हिस्ट्री में संगम एरा को दर्शाता है। तो ये इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइट एक्सकेवेशन साइट कहाँ है। संगम एरा की बात करें तो ये क्लासिकल पीरियड है तमिल हिस्ट्री का, और ये 3 3rd सेंचुरी बीसीई से लेके 3rd सेंचुरी सीई तक चला है। उसमें जो है वो तमिल लिटरेचर आर्ट कल्चर इसका काफी जो है वो ग्रोथ हुआ, और इसमें संगम पीरियड के दौरान ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे थे रोमन एम्पायर और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और इसमें फ्लरिश किया जो भी तमिल लिटरेचर था। तो ये जो एक्सकेवेशंस हैं किजादी एक्सकेवेशन, इन्होंने एक वैल्यूएबल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया है जो कि सपोर्ट करते हैं संगम एरा के टाइम के जो लिटरेचर हैं उनको। फिर पेपर वन में ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकला है। इसमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज का जो असर है वो अर्थक्वेक पे पड़ रहा है। अर्थक्वेक नेचुरल फिनोमेना होता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से अर्थक्वेक इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक नया टॉपिक हो गया है कि किस प्रकार से इंसान की जो एक्टिविटीज है उनका अर्थक्वेक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और माइनिंग का काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, टॉल बिल्डिंग्स बनती हैं, और कोस्टल एरियाज में हिली एरियाज में जो है काफी सारा
वर्क होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अर्थक्वेक पे पड़ता है। बड़े-बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो अभी रिसेंट स्टडी हुई है और उसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक का जो नंबर है वो भी बढ़ा है, और जल्दी-जल्दी आ रहे हैं। और जो गैस और ऑयल ऑपरेशंस है जिनके थ्रू जो है वो ऑयल और उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनसे उनका भी जो है वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। फिर चेस वर्ल्ड कप, अगला जो चेस वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो इंडिया में होगी। और ये 30 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक चलेगा। और इसमें काफी सारे प्लेयर्स भाग लेंगे। और अभी तक सिटी नहीं डिसाइड हुई है कि कौन सी सिटी में ये होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि गोवा जो है वो एक फ्रंट रनर है, तो गोवा में ही उम्मीद है कि चेस वर्ल्ड कप जो है ये होगा। और इसके अलावा यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड न्यूज है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ईडी को कॉशन किया है कि आप जो है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज अपना मत करिए। उन्होंने वार्न दिया है कि कोर्ट को जो है वो मतलब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका काम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का है, और उसको एज अ पॉलिटिकल टूल नहीं काम करना चाहिए। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चीफ जस्टिस ने ये बात कही है। और ईडी की अगर हम बात कर ले तो ये इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनको इन्फोर्स करने का काम करता है। और ईडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। फिर वीएस अच्युतानंदन, ये केरला के जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनका निधन हो गया है 101 वर्ष की आयु में। इनको मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ। और 2019 से जो है ये इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ से विड्रॉ कर लिया था। ये केरला की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट फिगर रहे हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोजीशन से। और उन्होंने कहा है कि हेल्थ रीजन की वजह से वो अपना रिजिग्नेशन दे रहे हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट को जो है वो लेटर लिखा है। और ये जो रेजिग्नेशन दिया है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने दिया है। और 2022 में ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। और अभी मिड टर्म में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले अगर हम बात कर ले तो वीवी गिरी और आर वेंकट रमन, इन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया था। तो मैं एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इस तरह से कि कौन जो है वो कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा ना किया, या बीच कार्यकाल में ही इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लें तो ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है कंट्री में। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और तो अब देखना होगा कि नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो कर्नाटका में धर्मस्थला एक जगह है, और वहां पे मिस्टीरियस डेथ्स और बरियर्स का रिपोर्ट किया गया है। और काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी, तो उसको देखते हुए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एसआईटी को कहा है कि आप प्रूव करिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और किस तरह से जो है वो इस सिटी में जो है वो लोगों की डेथ हुई, लोग गायब हुए और क्या क्या हुआ। और इसमें जिसने कंप्लेन किया उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1995 से 2014 तक काम किया। और उसमें बहुत सारे पुरुष, महिलाएं, माइनर्स, इनका रेप करके और मर्डर करके इनको वहां पे दफना दिया गया। और बात कही जा रही कि इसके पीछे जो है वो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस तरह का क्राइम जो है वो किया है। और इसको लेके काफी लंबे समय से जो है वो विवाद चला आ रहा था। और किस प्रकार से जो है वो लोगों को दफना दिया गया, क्रिमेट कर दिया गया, तो इसकी पूरी जांच जो है वो अब होगी।
तो अब जांच में पता चलेगा कि किस तरह से ये सारी घटनाएं जो है वो हुई हैं। धर्मस्थला की बात कर लें तो ये एक प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज सेंटर है और यहाँ पे श्री मंजूनाथ स्वामी टेम्पल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये सिटी जो है वो जाना जाता है अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए और सोशल सर्विस के लिए। तो अब प्रोब में पता चलेगा कि क्या घटनाएं हुई हैं। फिर राइट टू वोट का क्या लीगल स्टेटस है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था द हिंदू में और उसमें बताया गया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो चल रही है बिहार में उस पे अपना निर्णय देना है। तो अभी की स्थिति क्या है कि राइट टू वोट क्या है, इसका क्या लीगल स्टेटस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि स्टैट्यूटरी राइट है। तो जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले हैं तो अभी तक की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर केसेस में यही कहा है कि जो राइट टू वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। कई तरह के राइट्स होते हैं जैसे कि नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट होते हैं ये, इन्हें कंसीडर किया जाता है कि इनहेरेंट है, इनएलिनेबल है, ये नेचर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और कोर्ट एक रिकॉग्नाइज कर सकती है नेचुरल राइट को और विद इन अ फंडामेंटल राइट, बट ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये पार्ट 3 में इनको बता है फंडामेंटल राइट। और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वो कई सारे अधिकार दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर लें तो ऐसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं वो आते हैं और जो कि पार्ट 3 का में नहीं इंक्लूड है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड, नो टैक्सेशन विदाउट लीगल अथॉरिटी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और ये इम्प्लीमेंट होते हैं थ्रू यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन्फोर्सेबल इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो फंडामेंटल राइट के केस में अगर किसी का आर्टिकल का वायलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में के थ्रू इन्फोर्स करा सकता है। और उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको आर्टिकल 226 के अंतर्गत इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट ऐसे होते हैं जो कि लॉज पास करा के दिए जाते हैं। जैसे नरेगा एक्ट है कि राइट टू वर्क, उसी तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो ये सारे जो एक्ट के थ्रू ये राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आर्टिकल 326 का कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर एक सिटीजन को जो है वो राइट टू वोट है और उसके लिए किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल 18 साल की आयु जिसने अटेन कर ली हो और डिस्क्वालिफाइड ना हो किसी रूल के तहत, उसको वोटिंग का अधिकार है। तो अब इस पे सुनवाई होगी कि क्या जो है वो, क्योंकि एसआईआर की बात हो रही है कि इसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो वोटिंग राइट है वो खत्म हो जाएंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट शो ना कर पाने की वजह से। और लीगल स्टेटस की बात करें तो कई सारे केसेस हुए हैं। जैसे 1952 में हुआ था एनपी पुन्नुस्वामी केस, उसमें कहा गया था कि राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है। फिर उसी तरह ज्योति बसु केस में भी ये कहा गया। कुलदीप नैयर केस 2006, उसमें भी इसको स्टैट्यूटरी राइट माना गया। फिर बाद में आर बाला केस 2015 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया स्पेसिफिक केस को लेते हुए। फिर फर्दर अपने डिसीजन को रिवर्ट किया अनूप वर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये स्टैट्यूटरी राइट है। तो फिलहाल की डेट में राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है और इस पे भी डिबेट है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या अधिकार है कि क्या वो वोटिंग राइट्स जो है वो खत्म कर सकता है किसी का। तो इस पे लेके विवाद हो रहा है। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हुई थी। उनके घर से जो है वो जले हुए नोट मिले थे और इंक्वायरी पैनल ने पाया कि ये जो आरोप को सही पाया और इनसे कहा गया कि आप रिजिग्नेशन दे दीजिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है 21 जुलाई से। और वहां पे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने अपने अपने चेयरमैन और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को और लोकसभा के केस में स्पीकर को, जो मेंबर्स हैं उन्होंने साइन करके दिया है मोशन पास कराने के लिए। तो नोटिस दिया गया है। अब अगर हम
रिमूवल की बात कर लें, इम्पीचमेंट की बात कर लें, किसी चीफ जस्टिस को हटाने की बात कर लें, तो किसी जस्टिस को, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और जज को जो है वो नोटिस जारी किया जाता है, और लोकसभा के केस में कम से कम 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, और राज्यसभा के केस में कम से कम 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, तब फिर वो जाता है। और स्पीकर या जो चेयरमैन है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं मोशन को या रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसका क्या क्या रिमूवल का प्रोसेस है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो अब देखना होगा कि किस कैसे जो है ये आगे की प्रक्रिया होती है और इनको रिमूव किया जाता है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया है जितने भी एक्यूज थे 2006 के मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग केस में। और उस केस में 2006 में करीब 187 लोगों की मृत्यु हुई थी और 800 से ज्यादा इंजरीज हुई थी। लगातार सब अर्बन ट्रेन्स में जो है वो ब्लास्ट हुए थे 6 मिनट के अंदर में, शाम के टाइम में मुंबई में। और इसके पहले 2015 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका की कोर्ट ने इन अभियुक्तों को डेथ की पेनल्टी दी थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था। फिर इन्होंने वहां के हाई कोर्ट में जो है वो अपील किया था। तो इसमें जो है वो एटीएस ने 13 मेन एक्यूज बनाए थे और 15 जो है वो उनको बताया कि ये फरार हो चुके हैं। और ये किसी ना किसी तरह इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी और पाकिस्तान के टेरर आउटफिट से इनका कनेक्शन बताया जा रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए जो बॉम्बे की जो हाई कोर्ट है उसने सभी इंडिविजुअल को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है। और बॉन्ड इनसे जो है वो पर्सनल बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो है वो प्रॉपर इनके अगेंस्ट जो है वो सबूत नहीं थे, इस वजह से इनको रिहा करना पड़ा है। तो अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम फर्दर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। और ये मुंबई हमलों की बात कर लें तो ये काफी जो है वो कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट केस था, और ये इसने पूरे कंट्री को उस टाइम पे एक तरह से स्तब्ध कर दिया था। फिर संजय कौल को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी है आपकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, और एक फ्लैगशिप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि गांधीनगर में बन रहा है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसको एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तौर पे विकसित किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो सके। तो उसी के एमडी इनको अपॉइंट किया गया है। फिर एलआईसी ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है, और इसके तहत इनका बीमा सखी योजना है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीमा सखी योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो फीमेल्स हैं उनको उनका पार्टिसिपेशन बढ़े एज अ एलआईसी एजेंट के तौर पे, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। और ये जो बीमा सखी होंगी ये जो है वो जाके लोगों का बीमा कराएंगी, और जो भी बेनिफिट्स एलआईसी एजेंट्स को मिलते हैं वो उनको मिलेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि जो एलआईसी जो है वो इंश्योरेंस को जो है वो बढ़ाने का काम करेगी। और इसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। इंडियन रेलवेज की फिर बात करें, एक न्यूज है इनका कि इन्होंने ये डेवलप कर रहे हैं एआई इनेबल्ड व्हाट्सएप चैटबॉट, और इसको जो है वो रेल मदद से जोड़ा जाएगा। और इनका एम है कि जो यात्री हैं उनको अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो रियल टाइम असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जा सके। और एआई चैटबॉट मतलब कि ये अपनी प्रॉब्लम्स कहेंगे तो एआई जो है वो इनकी जो भी दिक्कतें रहेंगी उनको अ, सही करने की कोशिश करेगा। और एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पैसेंजर जो है वो रेल मदद इन एआई इनेबल्ड व्हाट्सएप चैटबॉट को सेंड कर सकेंगे अपना मैसेज, जो भी उनको ग्रीवेंसेस रहेंगी और उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनको देखा जाएगा। रेल मदद एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसको कि रेलवेज के द्वारा डेवलप किया गया है टू एड्रेस पैसेंजर ग्रीवेंसेस एंड प्रोवाइड रियल टाइम असिस्टेंस। फिर निसार सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड एक न्यूज है। 30 जुलाई को इंडिया और नासा का ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और ये लॉन्च करेंगे निसार सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और इसके लिए लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F-16 रॉकेट का यूज किया जाएगा।
अ, ये रॉकेट जो है वो जाके इस पे सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट इसको 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो प्लेस करेगा। और उसका इंक्लिनेशन रहेगा 98.4 डिग्री। ये सैटेलाइट 2392 किलोग्राम का है और ये एक यूनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार जो है वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा विद अ स्वेथ ऑफ 242 किलोमीटर और हाई इसका स्पेशल रिजोल्यूशन रहेगा। और ये स्वीप एसएआर टेक्नोलॉजी का पहली बार ऐसा है जो ये यूज करेगा। तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई स्मॉल भी चेंज होता है तो वो उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि आइस शीट मूवमेंट और वेजिटेशन डायनेमिक्स, इन सबको जो है ये डिटेक्ट करने का काम करेगा। और ये इसरो ने कहा है कि ये जो लॉन्च है वो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कॉपरेशन हुआ है इसरो और नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के बीच, और इस पे काफी समय से काम चल रहा था। फिर स्पोर्ट्स देख लें तो अनुष अग्रवाल हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक ड्रेसरेज राइडर। तो ये इनका एक माइलस्टोन है, पहले बने चूंकि, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रहेगा। ड्रेसरेज मतलब ये घुड़सवारी तरह का है, वो उस तरह का काम, मतलब घोड़े पे इन लोग राइड करते हैं और कंपटीशन इसमें होता है। तो इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया बाय विनिंग हिज फर्स्ट एवर एस लेवल कंपटीशन। और ये जो कंपटीशन हुआ है ये जर्मनी में हुआ है, जो बिलोंग स्टर्नियर हॉफगीवर ओपन, तो वहां पे इनको जीत हासिल हुई है। तो ये अगर इससे रिलेटेड आए इंफॉर्मेशन तो हमें पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड प्लेयर है। ये पहले ओलंपिक ड्रेसरेज राइडर है। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और बाकी आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।